हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी मीनू दी। आज मैं आपको 12th क्लास की राजनीतिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक स्वतंत्र भारत में राजनीति का पहला चैप्टर राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां करवाने जा रही हूं, जिसमें मेरे आज के टॉपिक हैं टेस्ट विद डेस्टिनी, नए राष्ट्र की चुनौतियां, द्विराष्ट्र सिद्धांत और विभाजन की प्रक्रिया। मेरा ये वीडियो अंत तक देखना और इसे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आज की वीडियो में मेरा पहला टॉपिक है टेस्ट विद डेस्टिनी। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि इसका क्या अर्थ है। सन 1947 के 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस रात विधानसभा में एक विशेष सत्र को संबोधित किया। उनका यह प्रसिद्ध भाषण भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट या टेस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना गया। इसी को टेस्ट विद डेस्टिनी कहा गया। इसके बाद मैं बताऊंगी कि जब नया राष्ट्र बना तो नए राष्ट्र के सामने कौन कौन सी चुनौतियां आई। तो ये मेरा सेकंड टॉपिक है, नए राष्ट्र की चुनौतियां। यह कोई काम आसान नहीं था। आज़ाद हिंदुस्तान का जन्म बहुत ज़्यादा कठिन परिस्थितियों में हुआ। हिंदुस्तान सन 1947 को जिन हालात के बीच आज़ाद हुआ, शायद उस वक्त कोई भी मुल्क वैसे हालात में आज़ाद नहीं हुआ था। आज़ादी मिली लेकिन देश के बंटवारे के साथ। सन 1947 का साल अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन की त्रासदी का साल था। आज़ाद हिंदुस्तान को इन्हीं परिस्थितियों में अपनी बहुविध लक्ष्यों को हासिल करने की यात्रा भी शुरू करनी पड़ी। आज़ादी के इस उथल पुथल भरे दिनों में हमारे नेताओं का ध्यान इस बात में नहीं भटका कि वह नए राष्ट्र की क्या क्या चुनौतियों की चपेट में है। नए राष्ट्र को 3 चुनौतियों का सामना करना पड़ा जब भारत आज़ाद हुआ। मुख्य तौर पर भारत के सामने 3 तरह की चुनौतियां थी। पहली और तत्कालीन चुनौती एकता के सूत्र में बांधे रखना। एक ऐसे भारत को गढ़ने की थी जिसमें भारतीय समाज की सभी विविधताओं के लिए जगह हो। भारत अपने आकार और विविधता में किसी महादेश के बराबर था। यहाँ अलग अलग बोली जाती थी, अलग अलग धर्म और संस्कृति के लोग रहते थे। उस वक्त आमतौर पर यही माना जा रहा था कि इतनी विविधताओं से भरा कोई देश ज़्यादा दिनों तक एकजुट नहीं रह सकता। देश के विभाजन के साथ लोगों के मन में यह शंका पूरी तरह से सच साबित हो गई थी कि भारत का भविष्य खतरे में है। भारत के भविष्य को लेकर गंभीर समस्या खड़ा हो गई थी। क्या भारत एक रह पाएगा? क्या ऐसा करने के लिए भारत सिर्फ राष्ट्रीय एकता की बात पर सबसे ज़्यादा जोर देगा और बाकी उद्देश्यों को तिलांजलि देगा? क्या ऐसे में हर क्षेत्रीय उप क्षेत्रीय पहचान को खारिज कर दिया जाएगा? उस समय ये चुनौती सबसे ज़्यादा और था कि भारत को किस तरह एक सूत्र में बांधा जाए। दूसरी चुनौती थी लोकतंत्र को कायम करने की। आप भारतीय संविधान के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। आप जानते हैं कि संविधान में मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है और हर नागरिक को मतदान देने का अधिकार है। और भारत ने संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को अपनाया। तो दूसरी चुनौती ये थी कि भारत इतने बड़े देश में जहाँ भिन्न भिन्न संस्कृति, धर्म और संप्रदायों के लोग रहते हैं, वहाँ पे लोकतंत्र को कैसे कायम किया जाए। तीसरी चुनौती थी कि ऐसे विकास से जिस समूचे समाज का भला हो, ना कि कुछ एक तबकों का। इस मोर्चे पर भी संविधान ने यह बात साफ कर दी गई कि सबके साथ समानता का बर्ताव किया जाएगा और सामाजिक रूप से वंचित तबकों तथा धार्मिक, संस्कृति, अल्पसंख्यक समुदायों विशेष को सुरक्षा दी जाएगी। संविधान ने राज्य के नीति निर्देशांक सिद्धांतों के अंतर्गत लोक कल्याण के उन लक्ष्यों को भी स्पष्ट कर दिया जिन्हें राजनीति को जरूर पूरा करना चाहिए। अब असली चुनौती आर्थिक विकास तथा गरीबी के खात्मे के लिए कारगर नीतियों को तैयार करने की थी। तो ये 3 चुनौतियां थी। पहली चुनौती थी कि सबको एक सूत्र में कैसे बांधा जाए। दूसरी चुनौती थी कि कैसे सबका क्या नाम कहते हैं लोकतंत्र को कायम किया जाए। और तीसरी चुनौती थी कि पूरे समाज का कैसे भला किया जाए। अब है द्विराष्ट्र सिद्धांत। मेरा अलग टॉपिक है द्विराष्ट्र सिद्धांत। 14-15 अगस्त सन 1947 को एक नहीं बल्कि 2 राष्ट्र भारत और पाकिस्तान अस्तित्व में ऐसा विभाजन के कारण हुआ। जो ब्रिटिश कंपनी जो थी भारत और पाकिस्तान में बांट दिया गया। अपने इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में पढ़ा होगा, जिसके फलस्वरूप दोनों देशों के भूभागों को रेखांकित करते हुए सीमा रेखा खींच दी गई थी, जिसके फलस्वरूप दोनों देशों के एक देश 2 देशों में बट गया, भारत और पाकिस्तान। क्योंकि मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात की थी। इस सिद्धांत के अनुसार थे भारत किसी एक कौम का नहीं बल्कि 2 कौमों का, हिंदू और मुसलमान नाम की 2 कौमों का देश है। यही कारण था मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग राज्य यानी पाकिस्तान की मांग की और कांग्रेस ने द्विराष्ट्र सिद्धांत तथा पाकिस्तान की मांग का विरोध किया। बहरहाल सन 1940 के दशक में राजनीतिक मोर्चे में कई बदलाव आए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के भी
राजनीति, प्रतिस्पर्धा और ब्रिटिश शासन की भूमिका जैसी कई बातों पर जोर दिया गया, पर नतीजतन उन्होंने भारत पाकिस्तान की मांग मान ली। तो इस तरह एक देश का दो राष्ट्रों में बंटवारा द्विराष्ट्र सिद्धांत कहलाता है। वो द्विराष्ट्र बने भारत और पाकिस्तान। अब है विभाजन की प्रक्रिया। जब देश आज़ाद हुआ और देश दो टुकड़ों में बंट गया तो उसको कहते हैं विभाजन की प्रक्रिया। विभाजन की प्रक्रिया फैसला हुआ कि अब तक जिस भूभाग को इंडिया के नाम से जाना जाता उसे भारत और पाकिस्तान के दो देशों में बांट दिया जाएगा। ये विभाजन बहुत दर्दनाक तो था, इस पर फैसला करना असल और अमल में लाना कठिन था। तय किया गया कि धार्मिक बहुसंख्यक को विभाजन का आधार बनाया जाएगा। इसके मायने यह थे कि जिन इलाकों में मुसलमान बहुसंख्यक हैं वह इलाके पाकिस्तान में और जिस शेष भूभाग भारत कहलाएंगे। यह बात थोड़ी आसान जान पड़ती है, लेकिन असल में इसमें कई किस्म की दिक्कतें थी। पहली बात तो ये थी, ब्रिटिश इंडिया ने कोई एक भी इलाका ऐसा नहीं था जहां मुसलमान बहुसंख्यक थे। ऐसे दो इलाके थे जहां मुसलमानों की आबादी ज़्यादा थी। यह इलाका पश्चिम में था तो दूसरा इलाका पूरब में। ऐसा कोई तरीका ना था कि इन दोनों इलाकों को जोड़कर एक जगह कर दिया जाए। ऐसे देखते फैसला हुआ कि पाकिस्तान में दो इलाके शामिल हो, यानी पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, तथा इसके बीच में भारतीय भूभाग का एक बड़ा विस्तार रहेगा। तीसरी समस्या और भी विकट थी। ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम लीग बहुल प्रांत पंजाब और बंगाल में अनेक हिस्से बहुसंख्यक गैर मुसलमान आबादी वाले थे। ऐसे में फैसला हुआ इन दोनों प्रांतों से बंटवारा धार्मिक बहुसंख्यकों के आधार पर होगा और इसमें जिले अथवा उससे निचले स्तर के प्रशासनिक हलक को आधार बनाया जाएगा। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि ये फैसला नहीं हो पाया था। इसका मतलब ये हुआ कि आज़ादी के दिन तक अनेक लोगों को यह पता नहीं था कि वे भारत में या पाकिस्तान में। पंजाब और बंगाल का बंटवारा विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी सिद्ध हुई और वहाँ पे बहुत ज़्यादा मारामारी भी बहुत ज़्यादा हुई। कोई भी इस बात का अनुमान नहीं लगाता समझता था ये विकट रूप धारण करने जा रही है। इस कठिनाई से उभरने के लिए किसी के पास कोई योजना भी नहीं थी। शुरू में तो लोग बाग और नेता यही मान के चल रहे थे कि हिंसा की घटना अस्थायी और जल्दी काबू में आ जाएगी। लेकिन जब ये हिंसा बहुत ज़्यादा नियंत्रण से बाहर हो गई थी, उसको संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। दोनों तरफ के अल्पसंख्यकों के पास एक ही मात्र रास्ता बचा था कि वे अपने अपने घरों को छोड़ दें। कई बार तो उन्हें ऐसा चंद घंटों की मोहलत के भीतर करना पड़ रहा था। तो ये था मेरा आज का टॉपिक। आपको कैसा लगा? आप इसके बारे में अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।